नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सियासी भूचाल के बाद पहुंचेंगे लालू यादव। 15 अगस्त को पटना आएंगे लालू और नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस को मिली है 3 सीट। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नौकरी पर लड़ाई, तेजस्वी ने बीजेपी से पूछा देश में 2 करोड़ रोजगार और बिहार में 19 लाख जॉब का क्या हुआ। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाकाल दर्शन करने के बाद राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद, मेगा शो की तरह प्लान कर रही है कांग्रेस। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तिरंगे को आगे रखकर अपना इतिहास के काले पन्नों को छुपा रही है भाजपा, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ललन सिंह ने सुशील मोदी को दिया करारा जवाब, कहा उनके ग्रह नक्षत्र तो खुद ही खराब है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद 15 अगस्त को पटना आ रहे हैं और वो मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी से 3 मंत्री होंगे और अभी 2 को शपथ दिलाई जाएगी और अगले विस्तार में 1 मंत्री को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आए सियासी भूचाल के बाद लालू यादव पहली बार बिहार की धरती पर कदम रखेंगे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है आरजेडी के और जेडीयू के। जिस प्रकार से आपको बता दें कि पहले भी महागठबंधन की सरकार ये दोनों पार्टियां चला चुकी हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक वो नहीं टिक पाई थी, लेकिन अब वापस वही सरकार बन रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात, कई सारी खबरें आपके लिए लेके आएगा जो पल पल में हम आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नौकरी पर लड़ाई, तेजस्वी यादव ने बीजेपी से पूछा देश में 2 करोड़ रोजगार और बिहार में 19 लाख नौकरियों का क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार बन गई है। दोनों नेता सरकार के एजेंडे पर भी चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच सत्ता से विपक्ष में आ चुकी बीजेपी तेजस्वी यादव के पुराने वादों को याद दिलाकर सरकार को घेरने में जुटी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी सभाओं में सरकार बन जाने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। बीजेपी के नेता उनसे उस वादे का हिसाब मांग रहे हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये भी उन्होंने पूछा कि बिहार में 19 लाख जॉब का क्या हुआ और भाजपा के लोग लगभग 2 साल तक सत्ता में रहे तो 19 लाख में से कितना रोजगार दिया। तेजस्वी यादव ने तंज कसा कि भाजपा वाले वादा पूरा नहीं करेंगे, ये काम हम लोग ही करेंगे। शनिवार को दिल्ली से पटना लौटे और एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाकाल दर्शन कर राहुल गांधी करेंगे चुनाव का शंखनाद, मेगा शो की तरह प्लान कर रही है कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है और इस यात्रा की मेगा शो की तरह प्लानिंग की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा शनिवार को दिए गए निर्देशों के हिसाब से अब तक की जो तैयारी है उसके अनुसार राहुल उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और यहीं से कांग्रेस विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हो रहा यात्रा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के जलगांव जमोद से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और यहाँ 16 दिन में यात्रा का पहला पड़ाव बुरहानपुर जिले के बोदारली में होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तिरंगे को आगे रख अतीत के काले पन्नों को छुपा रही बीजेपी, अखिलेश यादव ने लगाया यह बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बीजेपी और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के स्वार्थ और जनता के दबाव में राष्ट्रध्वज को आगे रखकर बीजेपी आरएसएस अपने अतीत के काले पन्नों को छुपाने का प्रयास करने में जुटे हैं। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर आजादी का अमृत महोत्सव को भी आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तिरंगे को वो क्या सम्मान देंगे जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों के हमसफर थे और जिनके नागपुर मुख्यालय पर 52 वर्षों तक राष्ट्रध्वज की जगह भगवा ध्वज ही लहराता रहा।
सपा मुख्यालय से शनिवार को जारी एक बयान में यादव ने सवाल उठाया कि बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद भी राष्ट्रध्वज और संविधान को स्वीकार नहीं करना क्या कहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मानसिकता का असर है कि बीजेपी आज़ादी का अमृत महोत्सव की पवित्रता को भी नष्ट करने पर तुली है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ललन सिंह ने सुशील मोदी को दिया करारा जवाब, कहा उनके ग्रह नक्षत्र तो खुद ही हैं खराब। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सरकार बदलने के बाद से ही लगातार बीजेपी जेडीयू सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। बयानबाजी का एक भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ती है और जहां एक और बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने में लगी है तो वहीं जेडीयू भी चुप नहीं बैठी है। दोनों पार्टियों की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। ऐसे में अब जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि आपका बयान देखकर घोर आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र खुद खराब हो, नीतीश जी से अच्छे रिश्ते के कारण खुद हाशिए पर ला दिए गए हों, वैसे नेता के यहाँ नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए कौन जाए? यह अपने आप में हास्यास्पद और सरासर झूठ है। नीतीश जी कभी न राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार थे, न ही उपराष्ट्रपति पद के। यदि ऐसा ही बयान देने से बीजेपी नेतृत्व को खुश करके आप पुनर्वासित हो जाते हैं तो हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हो जाइए। बता दें कि सांसद सुशील मोदी ने खुलासा करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। वो खुद तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने करीबी लोगों के जरिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाते थे। इसको लेकर जेडीयू के बड़े नेताओं ने बीजेपी के मंत्रियों से कई बार बात की थी, लेकिन जब बीजेपी के पास खुद बहुमत था तो किसी को कैसे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता था। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में खतरे के निशाने से ऊपर यमुना का जलस्तर, सीएम केजरीवाल ने लोगों से की ये बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी लोगों से नदी के किनारों की तरफ ना जाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यमुना के आसपास रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। सभी लोगों से सरकार और प्रशासन का सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई थी और उन्होंने ये कहा था कि सभी संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से अपील है कि वो नदी से दूर रहें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर हमला, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के मसले पर सियासत जारी। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्तवाद की वजह से आज़ादी के 75 सालों में पहली बार ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि केंद्र सरकार दूध, दही, आटा, चावल और टैक्स लगा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार कह रही है कि वो सरकारी स्कूल, अस्पताल नहीं बनवा सकते, बुजुर्गों को पेंशन और जल कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला सकते। मीडिया से बातचीत में शनिवार को सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता के टैक्स के पैसों से अपने दोस्तों की पहले तिजोरी भरी और अब कह रही है कि सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयाँ फ्री नहीं मिलेंगी। यही नहीं, दूध, दही जैसी बुनियादी चीज़ों पर टैक्स मांग रही है। सिसोदिया ने बताया कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि आज़ादी के इतिहास में पहली बार आम उपभोग की चीज़ों पर टैक्स क्यों लगाया गया और जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी सरकार क्यों बंद कर रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देंगे नीतीश, सरकार के बाद सांसद भी छीनेंगे। एलजेपी के 3 एमपी जेडीयू में मारेंगे पलटी। जी दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार का गठबंधन बदलने के बाद भी राजनीतिक खेला खत्म नहीं हुआ है और अब जेडीयू का ऑपरेशन एनडीए शुरू हो गया है, जिसके तहत बीजेपी से सरकार छीनने के बाद एनडीए के सांसद छीनने की तैयारी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि एनडीए के 3 सांसद बीजेपी और आरजेडी का साथ छोड़कर जेडीयू महागठबंधन का साथ थाम सकते हैं और कहा जा रहा है कि 3 सांसदों में ज़्यादातर की राय है कि ये काम तत्काल कर लेना चाहिए, लेकिन एक सांसद का कहना है कि भादो महीने के बाद ठीक रहेगा और जिस दौरान बहुत सारे लोग शुभ काम टाल देते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा खुलासा। सीएम खट्टर हो सकते हैं परेशान और गिर सकती है हरियाणा में भाजपा की सरकार। जी दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर लगातार यूपी की सियासत में
हलचल बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव से मुंह मोड़ने के बाद अब पीएम बनाने को लेकर राजभर का बयान सामने आया। साथ ही हरियाणा सरकार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। राजभर ने कहा कि देश के नेता दो मुहैया सांप की तरह हैं। राजभर ने ये कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है कि बिहार के बाद अब हरियाणा में सरकार गिरने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश सरकार में शामिल हो सकती है वाम दल। तेजस्वी यादव की सीताराम येचुरी और डी राजा से हो रही मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वाम दल सीधे तौर पर नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में शामिल हो सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई माले के विधायकों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। तीनों वाम दल अब महागठबंधन की सरकार में भी शामिल होने का मन बना रहे हैं और इससे पहले ये अपने घटक दलों के साथ मूलभूत नीतियों में विभेद को लेकर सरकार में शामिल नहीं होने की बात कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ बाहर से सरकार के समर्थन करने की बात कही थी, परंतु अब वाम दलों के अंदर से ये बात सामने आ रही है कि इनकी सरकार में शामिल होने की पूरी संभावना है और इस बार ये पेशकश महागठबंधन के अन्य दलों ने भी इनसे की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस, गहलोत पायलट की लोकप्रियता पर हुआ गोपनीय सर्वे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टीम ने गुप्त सर्वे किया है और राहुल गांधी की टीम पता लगा रही है कि सीएम गहलोत और सचिन पायलट में से ज़्यादा लोकप्रिय कौन है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से आम आदमी को लाभ मिला है या फिर नहीं, यदि मिला है तो कितना लाभ मिला है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस के सामने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना भी बड़ी चुनौती है। सरकार के कामकाज से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिलने से उनमें असंतोष है और ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है। राजस्थान में सर्वे करने वाली टीम ने करीब 1 दर्जन सवालों पर फोकस किया है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि गहलोत और पायलट में ज़्यादा लोकप्रिय कौन है। हालांकि ये सर्वे पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने साल भर पहले ही सर्वे कराया था जिसमें गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड औसत रहा था और इसके बाद पार्टी ने जिला और राज्य स्तर पर सम्मेलन किए थे और 1 साल में ये दूसरी बार सर्वे हो रहा है। प्रदेश में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है और 1985 के बाद कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई, जबकि 1993 के बाद भाजपा की सरकार रिपीट नहीं हुई और कांग्रेस आला कमान चाहता है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। इसके लिए राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर ग्रुप सर्वे कराया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने 75 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 75 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत एवं विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर एकत्र हुए और वहां से देशभक्ति गीतों की धुन पर नगर के ठाकुर धाम बस स्टैंड, मोहल्ला जोशियाना, होली चौराहा समेत कई इलाकों पर पदयात्रा निकाली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी खाते में लावारिस पड़े हैं 40,000 करोड़ रुपए पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने मृतक निवेशकों, जमाकर्ताओं और खाता धारकों के 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लावारिस राशि उनके वास्तविक कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने वास्ते कारगर तंत्र स्थापित करने की मांग संबंधी एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की याचिका पर केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य को अपना जवाब देने को कहा है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि आईपीएफ के पास 1999 में 400 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, जो मार्च 2020 के अंत में 10 गुना अधिक 4100 करोड़ रुपए था और याचिका के अनुसार डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के पास मार्च 2021 के अंत में 39,264.25
125 करोड़ रुपए थे और इससे पहले 31 मार्च 2020 को 33,114 करोड़ रुपए और मार्च अंत में 18,381 करोड़ रुपए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बढ़ेगी मुश्किलें, तिरंगे को लेकर बयान पर कांग्रेस ने की तहरीर। जी हाँ दोस्तों, घर पर तिरंगा ना लगाने वालों को विश्वास योग्य न मानने संबंधी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अधिवक्ता देवेंद्र राणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ धारा चौकी में तहरीर दी है और उन्होंने महेंद्र भट्ट पर तिरंगे को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग